हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बात चल रही थी एज ऑफ चौसर की, और एज ऑफ चौसर का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम चौसर के बारे में, जिस व्यक्ति के नाम पर एज का नाम पड़ गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चौसर के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं चौसर। चौसर पूरा नाम है इनका जियोफ्री चौसर। ठीक है, जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर। और जो इनका बर्थ होता है, जो जन्म होता है, वो होता है 1340 में। 1340 में लंदन में। ठीक है। जो इनके पिता थे जॉन चौसर, पिता थे जॉन चौसर, जो वाइन मर्चेंट थे। कौन थे? वाइन मर्चेंट। वाइन मर्चेंट जानते हैं? शराब के कारोबारी। ठीक है। और व्यवस्थापक थे किसके? रॉयल फैमिली के। रॉयल फैमिली के। इसका क्या मतलब है? जो इनके फादर थे जॉन चौसर, वो वाइन मर्चेंट थे और वाइन उपलब्ध कराते थे जो रॉयल फैमिली थी उसको। ठीक है। जैसे जो उस समय का जो रॉयल था, जो किंग था, वो था एडवर्ड थर्ड। ठीक है। तो उनके, तो इस वजह से क्या हुआ, पैसे वैसे की तो कोई कमी थी नहीं, बिल्कुल संपन्न लोग थे। और इस वजह से शिक्षा भी इनकी अच्छी खासी हुई, और इनको एज ए एम्प्लॉयमेंट काम मिल गया। किसे? चौसर को। चौसर को एज ए एम्प्लॉयमेंट, यानी ये एम्प्लॉय हो गए कहाँ? गॉन्ट्स हाउस। गॉन्ट्स हाउस। ठीक है। कैसे? बात इसको भी समझिए। जैसे जो एडवर्ड था, एडवर्ड, तो एडवर्ड के जो वो पूरा एक शाही परिवार था, शाही परिवार को इनके पिता जो थे वो वाइन उपलब्ध कराते। भाई वो लोग, एक तो यूरोप महाद्वीप, तो वहाँ वैसे ही ठंडी रहती है, तो वो लोग वाइन ऐसे समझ लीजिए कि मैंडेटरी है उनके लिए, तो उनको ये वाइन उपलब्ध कराते थे। पैसे वैसे की कोई कमी थी नहीं, इसलिए चौसर की जो एजुकेशन हुई, जो शिक्षा हुई, वो भी अच्छी खासी हुई, ढंग से हुई। और चौसर को जब ये बड़े हो गए, लगभग 18-19 साल के, 17 साल के हो गए, तब इनको एम्प्लॉय बना दिया गया। किसका? गॉन्ट के यहाँ। गॉन्ट कौन था? जो एडवर्ड था उसी का कोई चचेरा भाई भाई कोई था, हमें एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो उनके यहाँ पर इनको एम्प्लॉय बना दिया गया। ठीक है। अब ये तो इनके जीवन की मेन मेन घटनाएं हैं। जो जोफरी चौसर थे, 1340 को लंदन में जन्म हुआ, और इनके जो फादर थे जॉन चौसर, वो वाइन मर्चेंट थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आ जाता है। वाइन मर्चेंट थे और रॉयल फैमिली के व्यवस्थापक थे, रॉयल फैमिली के लिए वाइन को उपलब्ध कराते थे। और इनको एज ए एम्प्लॉयमेंट गॉन्ट के यहाँ नौकरी मिल गई। जॉन ऑफ गॉन्ट के नाम से जैसे जाना जाता है, वहां इन्हें नौकरी मिल गई, वहां ये रहते थे, नौकरी करते थे। और 1400 में इनकी डेथ होती है। डेथ कब होती है? 1400 में। ठीक है, 1400 में डेथ होती है, और इनको दफनाया जाता है बरीड एट वेस्ट मिंस्टर एवे। वेस्ट मिंस्टर एवे में इनको दफनाया जाता है, और जो इनकी जो समाधि बनी है उस पर बाकायदा लिखा गया है पोइट्स कॉर्नर। पोइट्स कॉर्नर। और ये वेस्ट मिंस्टर एवे में दफन होने वाले पहले कवि थे। ठीक है। अगर पूछा, क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा जा चुका है कि वेस्ट मिंस्टर एवे में
सबसे पहले किस कवि को दफनाया गया, तो वो नाम है चौसर का। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो चौसर थे वो ऐसे पहले कवि थे जिनको वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। ठीक है, तो इनकी लाइफ से लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ देख लिए। अब क्या है, इन्होंने जो इनकी लाइफ रही है वो बड़ी उथल पुथल वाली लाइफ रही है, और इनकी जो लाइफ में फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है, इटली का इन्फ्लुएंस है, इंग्लिश का इन्फ्लुएंस है, ये तीनों देखने को मिलते हैं। इनकी जो वर्क रहे हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। इसलिए जो स्कॉलर लोग हुए हैं, जो विद्वान लोग हुए हैं, उन्होंने इनकी जो एज रही है उसे 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। ठीक है, कैसे? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। तो जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, ठीक है, इनकी जो एज है उसे 3 भागों में बांट दिया है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। अब जो फर्स्ट पीरियड है उसे एक नाम से और जाना जाता है, द फ्रेंच पीरियड, द फ्रेंच पीरियड। और वो होता है जो इनकी एज है, यानी इनके बर्थ से लेके जब इनकी एज 30 ईयर की होती है तब तक। ठीक है, जो फिर समझ लीजिए, इनकी जो एज है उससे 3 एजेस में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट एज, ठीक है, और जिसे द फ्रेंच एज के नाम से जाना जाता है, और वो एज इन जो उस एज का जो एक टाइम पीरियड है वो 55 से लेके जब उसे जन्म हुआ है तब से लेके 30 साल तक मानते हैं, जब इनकी एज 30 साल हुई तब तक। ठीक है, तो शुरुआत की जो एज रही, जो पहली एज रही, उस एज में ये जो फ्रेंच लिटरेचर था उससे प्रभावित थे। ठीक है, जो फ्रेंच लिटरेचर था उससे प्रभावित थे, और उस समय की जो इनकी फेमस रचना रही है, जो फेमस वर्क रहा है, वो रहा है रोमांट ऑफ द रोज, ऑफ द रोज। उस समय का इनका फेमस वर्क है फर्स्ट पीरियड का। जो द फ्रेंच पीरियड है उसका इनका जो एक सबसे फेमस वर्क है वो है रोमांट ऑफ द रोज। ये था क्या, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। मिडिल एज की सबसे फेमस जो पोएम रही है, मिडिल एज की जो सबसे फेमस पोएम रही है, रोमन डे ला रोज। ठीक है, ये फ्रेंच में लिखी गई थी, उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है रोमांट ऑफ द रोज। ठीक है, उसी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, वो है आपका रोमांट ऑफ द रोज। ठीक है, चलिए, तो ये है इनकी इस एज की कहानी, जो द फ्रेंच पीरियड है उसकी कहानी। ठीक है, अगला है आपका, एक और रही है जो इनका वर्क रहा है, वो है द बुक ऑफ डचेस, और ये आया है आपका 1369 में। द बुक ऑफ डचेस ये क्या है? ये है एक इलेजी। इलेजी जानते हो, शोक गीत। ये है एक इलेजी, और किसकी याद में? जहां ये एम्प्लॉय थे जॉन ऑफ गॉन्ट, जॉन ऑफ गॉन्ट, उसकी वाइफ थी
जो मर गई थी, ठीक है, उसकी वाइफ थी, मर गई थी, उसी की याद में लिखा है ये इलीजी, जिसे द बुक ऑफ डचेस के नाम से जाना जाता है। तो जो फ्रेंच पीरियड है, जो फर्स्ट पीरियड है, उसकी इनकी दो फेमस रचनाएं हैं, दो फेमस वर्क हैं। पहला है रोमांट ऑफ द रोज, जो मिडिल एज की फेमस पोएम, सबसे फेमस पोएम रोमन डे ला रोज का ट्रांसलेशन है फ्रेंच टू इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा है द बुक ऑफ डचेस, 1369 में इसे लिखा गया है, और यह एक इलेजी है जो गॉन्ट की वाइफ थी, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी याद में लिखी गई। ठीक, चलिए अब जो दूसरा पीरियड है, जो दूसरा पीरियड है, उसे जानते हैं इटालियन पीरियड के नाम से। किस पीरियड के नाम से? इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड क्यों जानते हैं? 1372 में ये इटली गए एक संधि के लिए, राजा के द्वारा भेजे गए। सेकंड है आपका कौन सा? द सेकंड पीरियड, या कह लीजिए द इटालियन पीरियड, और वो है 30 साल की एज से लेके 45 तक, 30 to 45 की जो इनकी एज रही है, ठीक है, उसको सेकेंड पीरियड के नाम से जाना जाता है, इटालियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, चलिए भाई इसमें देख लीजिए। 1372 में ये जाते हैं इटली, ठीक है, इटली जाते हैं, किसी एक संधि प्रस्ताव को लेकर राजा के द्वारा भेजे जाते हैं। वहां जाकर के जो उस समय इटली के महान स्कॉलर थे, महान पोइट थे, जिनमें नाम आता है दांते का, दांते, पेट्रार्क और वोकेशियो, ठीक है, दांते, पेट्रार्क और वोकेशियो, उनके इन्फ्लुएंस में जाते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, उनसे बातचीत होती है। दांते, पेट्रार्क और वोकेशियो, ठीक है। अब इन लोगों से मिलते हैं, और क्या होता है, ये जो इटली का लिटरेचर होता है, जो इटालियन लिटरेचर होता है, उससे प्रभावित हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वोकेशियो से, ठीक है, वोकेशियो से। अब क्या होता है, वोकेशियो की उस समय की एक फेमस रचना थी, वोकेशियो की एक फेमस रचना थी, जिसे जाना जाता है इल इल फिलोस्ट्रेटो के नाम से, इल फिलोस्ट्रेटो के नाम से जाना जाता है। ये वोकेशियो की फेमस जो रचना थी, और क्या है, इसका इन्होंने ट्रांसलेट, ऐसे समझ लीजिए कि सोर्स है इसका, जो इसको सोर्स मान करके, और चौसर ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है ट्रॉयलिस एंड क्रिसाइड, ट्रॉयलिस एंड क्रिसाइड, ठीक है, और जिसमें लाइन है आपकी 8000, ठीक है। जो सेकंड पीरियड रहा इनका, वो रहा ट्रॉयलिस एंड क्रिसाइड, जिसका सोर्स है वोकेशियो का इल फिलोस्ट्रेटो, जिसमें 8000 लाइन है, ठीक है। ये इनका फेमस वर्क रहा, किसका?
चौसर का, किस एज का, जो इटालियन पीरियड है, जो सेकंड पीरियड है उसका। ठीक है, ऐसे कह लीजिए ये चीफ वर्क है इनका। दूसरा वर्क है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, पहला तो ये हो गया। दूसरा है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जो इनका दूसरा फेमस वर्क है वो, इसमें क्या होता है, ये 9 पोएम्स लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं जिनमें अलग अलग वुमेन्स के बारे में लिखते हैं। वो वुमेन जो अपने हस्बैंड के लिए ऐसे समझ लीजिए प्रेम, सहानुभूति, समर्पण आदि के गुणों से समर्पित थी, लिखते हैं, जिसमें 9 पोएम्स हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जैसे पोएम लिखी है और उसका जो प्रील्यूड लिखा है, और उन प्रील्यूड में जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रील्यूड है वो है 9th पोएम का। ठीक है, जो 9th स्टोरी रही है, 9th स्टोरी का प्रील्यूड यहां लिख लीजिए, प्रील्यूड ऑफ 9th लीजेंड is more interesting than other। ठीक है, तो जो 9th लीजेंड रही है, 9th लीजेंड का जो प्रील्यूड है वो बाकी की जो लीजेंड है उनकी अपेक्षा सबसे इंटरेस्टिंग है। और जो 9th प्रील्यूड है वो है अनफिनिश्ड, पूरी नहीं हो पाई है। हुआ ये कि जो इनका जो मास्टरपीस है कैंटरबरी टेल्स, उसका जब आइडिया आया लिखने का, उससे पहले क्या था, जो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है इसी को ये अपना मास्टरपीस बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन फिर इसको इन्होंने यहीं पर छोड़ दिया, अधूरा ही छोड़ दिया और दूसरे काम में लग गए। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिए, जो इटालियन पीरियड है इसमें इनकी 2 फेमस रचनाएं रही हैं। एक रहा है ट्रोइलस एंड क्रिसाइड, जिसमें 8000 लाइन है, और वो सोर्स है वो कैसियो की एक वर्क है इल फिलोस्ट्रेटो, उससे लिया गया है। ठीक है, दूसरा है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, दूसरा वर्क है इनका मोस्ट फेमस वर्क मान लीजिए या चीफ वर्क मान लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या है, 9 लीजेंड हैं, 9 लीजेंड्स हैं, और जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रील्यूड है वो 9th वाली का है, 9th लीजेंड का है, और अनफिनिश्ड है, इन्होंने पूरा नहीं किया, ये इसे अपना मास्टरपीस बनाना चाहते थे। ठीक है, चलिए और देख लीजिए, अगला है थर्ड पीरियड। ठीक है, जो तीसरा है वो है द थर्ड पीरियड, जिसे जाना जाता है द इंग्लिश पीरियड के नाम से। और इनकी जो एज है 45 से लेके 60 तक की जो एज है उसे द इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर चौसर का हुआ है तो वो इसी पीरियड में हुआ है। ठीक है, और इस पीरियड का जो चीफ वर्क है, जो चीफ वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, जो इनका मास्टरपीस भी है, मास्टर पीस। ठीक है,
जो चौसर हैं, चौसर का जो मास्टरपीस है द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें 24 स्टोरीज हैं, 24 स्टोरीज हैं, और 24 स्टोरीज में 29 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, 29 कैरेक्टर हैं। अब सुनिए, स्टोरी जो थी वो लिखी गई हैं 24 और उनमें 29 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये इनका मास्टरपीस है। तो ये तो थी बात किसकी, ये थी बात चौसर की। अब चौसर को कुछ उपाधियां और मिली हैं, उपाधियों से मतलब इनको कुछ नाम और दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए एडजेक्टिव दिए गए हैं, वो और देख लीजिए। चलिए, सबसे फेमस हैं वही, ये तो सब फेमस, सॉरी ये तो इम्पोर्टेंट था ही, बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल है उनके बारे में। और इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे उन्हें क्या क्या एडजेक्टिव दिए गए हैं, क्या क्या उपनाम दिए गए हैं, जैसे द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, किसे कहा जाता है चौसर को, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, किसे कहा जाता है चौसर को। ठीक, द फादर ऑफ नेशंस, मॉन जी, द फादर ऑफ रेनेसांस, किसे कहा जाता चौसर को, द ठीक है, तो ये 3 टाइटल हैं किसके, चौसर के, चौसर के। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, और फादर ऑफ रिनेसांस, जो इंग्लिश रिनेसांस है वो भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, 2 टाइटल और हैं 2 लोगों के, वो और देख लीजिए, अलग हैं ये, और ये है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ये कहा जाता है विक्लिफ को, जिन्होंने चर्च का रिफॉर्मेशन किया। ठीक है, और अगला है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसांस, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस, और एक है चाइल्ड ऑफ रेनेसांस, चाइल्ड ऑफ रेनेसांस, चाइल्ड ऑफ रेनेसांस कहा जाता है स्पेंसर को। ठीक है, चाइल्ड ऑफ रेनेसांस स्पेंसर को कहा जाता है, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस भी कहा जाता है किसे, चौसर को। ठीक है, तो अब देख लीजिए 4 टाइटल मिले हैं, 1 2 3 4,
ठीक है, 1 2 3 एंड 4। द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चौसर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर, द फादर ऑफ रिनेसांस चौसर, ठीक है। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसांस चौसर, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लिफ, चाइल्ड ऑफ रिनेसांस स्पेंसर, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि जैसे 4 ये उपनाम मिले हैं, 4 एडजेक्टिव मिले हैं, तो वो कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना होगी, बहुत ही बड़ी चीज होगी, ठीक। चलिए, तो ये तो बात थी आपके चौसर की, ठीक है, ये बात थी आपके चौसर की। अब इसी एज के कुछ राइटर और हुए हैं, टोटल 5 राइटर माने जाते हैं। 5 में एक का नाम है चौसर और बाकी के 4 और बचे हैं, ठीक है। 4 में जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है विक्लिफ का, विक्लिफ, ठीक है। और इन्हें क्या है, इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ठीक है, ये कहा जाता है विक्लिफ को। चलिए, अब देखिए क्या होता है। विक्लिफ को द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, विक्लिफ को कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया, जो बाइबल थी, बाइबल, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया, ठीक है, जिसे गॉस्पेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो विक्लिफ रहे हैं, विक्लिफ ने जो इंग्लैंड की पब्लिक रही है उसे बिल्कुल इंग्लिश में, मतलब एक उनकी लैंग्वेज ही थी, जो प्राकृतिक लैंग्वेज थी उनकी, बहुत ही इंग्लिश, उसमें इन्होंने बाइबल को उपलब्ध कराया, जिसे गॉस्पेल के नाम से जानते हैं। और 14th सेंचुरी में चर्च का, जो चर्च थे, ठीक है, चर्च का भी इन्होंने रिफॉर्मेशन किया, ठीक है, चर्च का भी रिफॉर्मेशन किया, किसने, विक्लिफ ने। चलिए, और ये एक धार्मिक सुधारक थे, बहुत बड़े धार्मिक सुधारक थे। अब दूसरा नाम किसका आता है, दूसरा नाम आता है आपके विलियम लैंगलैंड का, दूसरा नाम है विलियम लैंगलैंड का, ठीक है, विलियम लैंगलैंड का दूसरा नाम आता है, जिनका जो फेमस वर्क है वो है पियर्स प्लोमैन, पियर्स प्लोमैन। ये जो विलियम लैंगलैंड थे, ये जो समाज का जो एक गरीब तबका था, जो दबा हुआ तबका था, उनकी आवाज को उठाने वालों में इनका नाम आता है, कि इन्होंने जो गरीब लोग थे इंग्लैंड के, उनकी आवाज को उठाया है और सामाजिक जो असंतोष फैला हुआ था उसको खत्म कराया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं इनकी। और तीसरा नाम आता है जॉन गेवर का, ठीक है, जॉन गेवर। और इनकी एक फेमस रचना है कन्फेसियो एमांट्स, कन्फेसियो एमांट्स, ठीक है, कन्फेसियो एमांट्स। और अगला है मैंडविले, ये थे एक ट्रेवलर, यानी ये ट्रेवल बहुत अधिक किया करते थे, और जहां जहां इन्हें अच्छी अच्छी चीजें लगती थी
उनको आगे अपनी जो वर्क्स होते थे उनमें इंक्लूड किया करते थे। ठीक है, तो ये था आपका एज ऑफ चौसर। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और अधिक से अधिक जानकारी देने की इस वीडियो में सीरीज में कोशिश की गई है और ये बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है द रेनेसांस, ठीक है, जिसे द एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज वगैरह में बांट दिया गया, तो उसकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इस सीरीज को देखते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।